वॉइस नहीं थी क्या? वॉइस नहीं थी क्या भाई? अब आ गई होगी। ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और फिर प्रॉपरली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आवाज आ जाएगी। चलो आज चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और पहली क्लास है। ठीक है, चलो क्या क्या पढ़ेंगे देखो। आज सिलेबस देखेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है, और जो पहला चैप्टर है संख्या और संख्यांक का बोध, बोध मतलब उसका ज्ञान, ये देखेंगे। चलो भाई देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले देखेंगे हम लोग अपना सिलेबस या पाठ्यक्रम कि हम लोगों को एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। देखो इसमें कुछ नाम आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो आपने अपनी बुक्स में नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्यों? क्योंकि उनमें वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है जो आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको एक दो नाम यहां वो दिख रहे होंगे जो आपको अपनी किताबों में साधारणता नहीं दिखे होंगे। देखो कैसे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे संख्या और संख्यांक का बोध। संख्या क्या है, अंक क्या है, उनमें क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, फिर गुणा और भाग की संकल्पना कि जब हमें संख्या पता चल गई, हमें संख्यांक पता चल गया, तो फिर उनको गुणा कैसे करेंगे, उनको भाग कैसे करेंगे, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कैसे चीजें चलेंगी, कैसे सवाल आएंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भिन्न कि भिन्न एक्चुअली होता क्या है। जब हम किसी भी पूरी एक समस्त चीज में से उसका कुछ भाग उठा लेते हैं, जब हम एक समस्त चीज में से कुछ भाग उठा लेते हैं, तब हम जब उसको निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं, तो भिन्न के रूप में लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्या क्या होती है, डेसिमल दशमलव संख्या क्या होती है। अच्छा, फिर हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महात्तम समापवर्त, जिसको आप लोग पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसको क्या पढ़ते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। फिर प्रतिशतता पढ़ेंगे, परसेंटेज कि अच्छा, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जैसे परसेंटेज, लाभ और हानि। ये जो दो चैप्टर्स हैं, हो सकता है एज सच बिल्कुल एज इट इज लिखे हुए आपको ना दिखें, लेकिन क्योंकि हम लोग भिन्न पढ़ेंगे और इनसे संबंधित काफी सारी चीजें प्रतिशतता और लाभ और हानि में भी यूज होती है, ऐसे सवाल भी आते हैं, इसलिए जितना आपके सिलेबस में है उसी लेवल का हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हम लोग पढ़ेंगे सजातीय और विजातीय बीज गणितीय व्यंजक, सब कुछ कि भाई सजातीय क्या होता है, विजातीय क्या होता है, बीज गणित में जो व्यंजक यूज होते हैं उनको बीज गणितीय व्यंजक बोलते हैं। ये सब कुछ अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये नहीं पता कि सजातीय क्या है, विजातीय क्या है, व्यंजक क्या है, बीज गणितीय क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर बिंदु क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, तल क्या है, वक्र क्या है, किरण क्या है, कोण क्या है, एंगल्स क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे जो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जो ज्यामिति में पढ़ते हैं। ठीक, फिर पढ़ेंगे कि कोण और उनके प्रकार कैसे हैं, कोण और उनके प्रकार कैसे हैं। अच्छा, किस किस प्रकार के कोण बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में, आयत के बारे में, वर्ग एवं वृत्त के बारे में। इसमें आपके में परिमाप है सिलेबस में, देखिए जितना सिलेबस में है पढ़ेंगे उतना ही, लेकिन प्रॉपरली पढ़ेंगे। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, धैर्य से, शांति से, बेसिक से और आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता देंगे, मैं आपका डाउट लूंगा। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और कोशिश ये है कि डाउट्स ना आ पाए। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। हम लोग आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर कौन सा है, वो चैप्टर है संख्या और संख्यांक का बोध। संख्या और संख्यांक का बोध। बोध मतलब क्या होता है, बोध मतलब होता है ज्ञान, उसकी समझ। तो आज हम लोगों को क्या करना है, ये समझना है
कि संख्या क्या है, ये देखना है कि संख्यांक क्या है, ये कि संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। सबसे पहले तो यही समझना है कि भाई संख्या किसे कहते हैं या संख्यांक किसे कहते हैं, या जो ये संख्यांक है इसी को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और फिर ये भी समझना है कि जो संख्या है और जो अंक है उनमें क्या अंतर है, ये भी समझना है। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संख्या। सबसे पहले क्या देखेंगे? संख्या क्या है। देखो लिखो, संख्या क्या है। जब भी आपको यह पता चले कि कितनी वस्तुएं हैं, जब भी आपको यह पता चले कितनी वस्तुएं हैं और जिससे पता चल रहा होगा उसको संख्या कहते हैं। देखो कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध हो या ज्ञान हो या जिसकी समझ हो। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां 4 वस्तुएं हैं, मैं आपसे कहूं कि यहां 4 वस्तुएं हैं, तो आपने क्या किया? आपने देखा कि कितनी वस्तुएं हैं, 1 2 3 और 4। आपने क्या देखा? 1 2 3 और 4, 4 वस्तुएं हैं। तो जो आपको पता चला कि 4 वस्तुएं हैं, क्या 4 वस्तुएं हैं, ये कैसे पता चला कि 4 वस्तुएं हैं? आपने गिना और मैंने लिखा क्या है कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध हो, जिससे ये पता चले कि कितनी वस्तुएं हैं, वही संख्या है। क्या है? संख्या है। अच्छा, अब एक चीज और देखना, जब आपके पास कम वस्तुएं थी 1 2 3 और 4, तो मैंने क्या कहा? 4 वस्तुएं। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी वस्तुएं हैं? मैंने पूछा कितनी वस्तुएं हैं, तो आपने कहा बहुत आसान है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वस्तुएं हैं। कितनी? 10 वस्तुएं हैं। तो 10 क्या हो गई? संख्या हो गई। अच्छा, 10 क्या हो गई? संख्या हो गई। बहुत बढ़िया। अब एक बात मुझे बताएंगे आप, अभी मैंने लिखा 4 और अभी मैंने लिखा 10, मैंने ये क्यों नहीं लिखा? मैंने ये क्यों नहीं लिखा? अब जब मुझसे पूछा कि भाई कितनी वस्तुएं हैं, मैंने कहा इतनी। जब मुझसे पूछा कितनी वस्तुएं हैं, मैंने कहा इतनी वस्तुएं हैं, ये लिख दिया मैंने कितनी वस्तुएं। फिर मुझसे पूछा कि ये कितनी वस्तुएं हैं, मैंने कहा इतनी। क्या मेरी बात का मतलब समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात का मतलब समझ पा रहे हो? अभी मैंने क्या बोला कि जितनी वस्तुएं हैं, जितनी वस्तुएं हैं उनका जिससे बोध होता है, जिसकी समझ आए आपको, जिससे ये समझ आए कितनी वस्तुएं हैं, वो है संख्या। लेकिन जब 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 उसी संख्या को लिखने के लिए जो संकेत, जो चिन्ह आप प्रयोग करेंगे उसको अंक बोलेंगे या संख्यांक बोलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अभी देखो क्लियर होगी। संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत या चिन्ह, संकेत या चिन्ह संख्यांक कहलाते हैं। क्या? संख्यांक कहलाते हैं।
अच्छा, क्या ये डिफरेंस समझ आया, अंतर समझ आया? अगर बहुत सारी चीजें होती, मान लो मैंने कहा 4000, मान लो मैंने कहा 4575 चीजें हैं, 4575 चीजें हैं, तो अब कैसे लिखते? आप ऐसे लिखते 4575, ऐसे लिखते कि नहीं? लेकिन भाई ऐसे क्यों लिखें, ऐसे क्यों लिखें? इसीलिए संख्याओं को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए, कुछ संकेत निर्धारित किए, और उनको क्या बोला? उनको अंक बोला। क्या बोला भाई? उनको अंक बोला। क्या दो चीजों में डिफरेंस क्लियर है? संख्या क्या है? जिससे गिनने का बोध हो। क्या? जिससे गिनने का बोध हो, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं ये पता चले, वो संख्या है। लेकिन उसी संख्या को लिखने के लिए जो संकेत या चिन्ह यूज किए, उसी संख्या को लिखने के लिए जो चिन्ह या संकेत यूज किए, वो क्या हुए? वो क्या? अंक हुए। ये अब मुझे एक बात समझना, मेरी बात, ये मैंने इकट्ठे लिखे हैं। अभी मैं बताऊंगा संख्या और अंक में अंतर। अभी मैं क्या बताऊंगा? संख्या और अंक में अंतर बताऊंगा। संख्याओं को लिखने के लिए, किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं। संख्या को लिखने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं, अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है? संख्याओं को जब लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा था? 4000, मान लो 4750 लिखना है मुझे, 750 लिखना था मुझे, तो मैंने क्या किया? एक अंक ये लिखा, एक अंक ये लिखा, एक अंक ये लिखा और एक अंक ये लिखा, और इन सभी अंकों से एक संख्या बना दी, इन सभी अंकों से एक संख्या बना दी। अब मुझे पहले ये बताओ, अब ये अंक नहीं है, ये एक अंक नहीं है भाई, ये अंक नहीं है। अभी मैंने डिफरेंस बताया ही नहीं है, संख्या और अंक में डिफरेंस अभी बताया ही नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ दोनों की परिभाषा बताई है, अभी मैंने सिर्फ दोनों की परिभाषा बताई है। अभी मैंने ये बताया ही नहीं है कि अंक और संख्या में डिफरेंस क्या है, वो मैं अब बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ दो चीजें बोली, अभी मैंने सिर्फ दो चीजें बोली, उन दो चीजों को समझना। क्या बोला? पहली चीज, जिससे ये बोध हो कि कितनी वस्तुएं हैं, वो संख्या है, और संख्या को लिखने के लिए जिन चिन्हों का या जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं वो अंक हैं। क्या इन दो चीजों में कोई समस्या है? ये बताओ, मैं कमेंट्स देखूंगा। इन दो चीजों में कोई समस्या है? अगर इन दो चीजों में कोई समस्या होगी तो मैं उसको क्लियर करूंगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इनमें अंतर क्या है। ठीक है? जल्दी बोलो। अच्छा, चलो अब देखो, अब मैं बताऊंगा कि इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर क्या है वो देखते हैं। देखो, ये हम लोगों को पता है, ये हम लोगों को पता है कि जब संख्याओं को लिखने के लिए जो चिन्ह या संकेत प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अंक कहते हैं। अंक कौन से हैं? देखो, अंक कौन से हैं? देखो, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखे हैं, ये मैंने अंक लिखे हैं, ये मैंने क्या लिखे हैं? अंक लिखे हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या इनके अलावा कोई अंक है? क्या इनके अलावा कोई अंक है? ये बताओ मुझे पहले तो, क्या इनके अलावा कोई अंक है?
भाई ऐसा है कि मेरी क्लास इतने ही टाइम होगी, ये फिक्स है, ठीक है, मेरी क्लास इतने ही टाइम होगी, बाकी मैम की 3:30 बजे से है तो वो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने क्या लिखे हैं, ये अंक लिखे हैं। अच्छा, क्या इनके अलावा भी कोई और अंक है, पहले मुझे ये बताओ। जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी सिर्फ इनसे मिलके बनी हैं, वो सभी सिर्फ इनसे मिलके ही बनी हैं। तो अंकों से संख्याएं बनती हैं, अंकों से संख्याएं बनती हैं। अब एक चीज और पूछूंगा मैं, मैं कुछ चीजें लिखूंगा और तुम लोग मुझे बताओगे कि कौन सा अंक और कौन सी संख्या, ठीक है। मैं कुछ चीजें लिखूंगा, क्या लिखूंगा देखो, चलो अब मुझे बताओ कौन से अंक हैं और कौन सी संख्याएं हैं, ये बताना है आप लोगों को। कौन से अंक हैं और कौन सी संख्याएं हैं, बोलो। क्या 1 से 9 संख्या नहीं है? सुबोध जी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बात बताओ, जब मैंने कहा था, जब मैंने क्या कहा था, जब मैंने कहा था कि 4 वस्तुएं हैं, जब मैंने कहा था 4 वस्तुएं हैं, 1 2 3 और 4, क्या बोला था, 4 वस्तुएं हैं भाई। और मैंने ये भी तो बोला था कि जो ये बोध कराए, ये ज्ञान कराए कितनी वस्तुएं वो संख्या है, तो 4 संख्या भी तो है, यही तो बोला था। जो जो आपको ये बोध करा दे, ये ज्ञान करा दे कि कितनी वस्तुएं हैं, वो संख्या ही तो है। तो ऐसा कैसे कह रहे हो आप लोग कि ये अंक हैं? मैं बताऊं ये क्या है, अब बताता हूं कि ये क्या है। ये संख्या भी है और अंक भी, संख्या भी है और अंक भी। जानते हो क्यों? क्योंकि ये एक अंक की संख्याएं हैं, एक अंक की संख्याएं हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, देखो ये बहुत ही बेसिक छोटी छोटी सी चीजें हैं। अगर अभी ये सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मैथ्स में कंफ्यूजन होने का सिर्फ एक कारण है, जो बेसिक्स हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनमें कंफ्यूजन होना। अगर आपका बेस क्लियर है ना, छोटी छोटी चीजें क्लियर हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो ही नहीं पाएगा कभी। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देना है और ध्यान से समझना है। अच्छा, मैंने क्या लिखा, ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, ये जो अंक लिखे हैं, ये अंक भी हैं और ये संख्याएं भी हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अंक की संख्याएं हैं, एक अंक की संख्याएं हैं। अब यहां देखो क्या डिफरेंस है, ये जो एक लिखा है ना, ये एक अंक है, अंक, ये जो एक लिखा है ना वो एक अंक है, ये जो एक लिखा है वो भी एक अंक है। मेरी बात समझ रहे हो? 2 अंक मिले और जो ये पूरी बनी वो एक संख्या है, वो एक संख्या है। ऐसे ही एक जो लिखा है वो भी एक अंक है, जो 2 लिखा है वो भी एक अंक है। अच्छा, लेकिन जब ये दोनों मिले तो एक संख्या बनी। ऐसे ही 22 में ये 2 एक अंक है, ये 2 एक अंक है, लेकिन जब ये पूरे दोनों मिले तो ये क्या बनी? संख्या बनी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा ही 24 में हुआ, 2 भी एक अंक है और 4 भी एक अंक है, लेकिन जब ये मिले तो क्या बना? एक संख्या बनी। कैसे? क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये
2 अंकों की संख्याएं हैं, ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है भाई, ये बताओ। ये अंक भी संख्याएं भी, क्यों? क्योंकि ये 1 अंक की संख्या है। ये जो 1 लिखा है वो 1 अंक है, ये बगल में जो 1 लिखा है वो भी 1 अंक है। जब दोनों अंक मिले तो संख्या बनी क्या? 2 अंकों की संख्या है। ऐसे ही बिल्कुल सेम, ये भी 1 अंक, ये भी 1 अंक, ये भी 1 अंक और ये भी 1 अंक। जो 9 लिखा है, जो 7 लिखा है, जो 5 लिखा है, जो 0 लिखा है, ये सब अपने अपने आप में 1 अंक हैं। लेकिन 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 जब ये मिले, ये क्या बना? 4 अंकों की संख्या बनी। ठीक है, 4 अंकों की संख्या बनी। कैसी संख्या? 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। अच्छा, क्या इसमें कोई समस्या है, ये बताओ। पहले तो मैंने 3 चीजें पढ़ाई, ठीक है, मैंने सिर्फ 3 चीजें बताई हैं। अभी क्या क्या बताया है देखो। सिर्फ 3 चीजें। पहली चीज मैंने बोली कि संख्या क्या है, दूसरी चीज मैंने बोली कि अंक क्या है, और तीसरी चीज मैंने बोली कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर क्या है, सिर्फ ये 3 चीजें मैंने बोली अभी। अगर इन 3 चीजों में कोई समस्या हो तो मुझसे पूछो, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब कॉमा लगा के लिखे होते तो क्या ये अंक होते? हाँ बिल्कुल, अभी मैं बताऊंगा, प्रॉपर बताऊंगा, चिंता मत करो। 4 अंकों की संख्या नहीं समझ में आई? ओके, कोई समस्या नहीं, मैं दोबारा बताता हूं। देखो, 2, 7, 5, 9। 1 लिख दिया 2, 1 लिख दिया 7, 1 लिख दिया 5, 1 लिख दिया 9। ये 1 अंक की संख्या है, मतलब अंक भी है और संख्या भी, अंक भी है और संख्या भी, अंक भी है और संख्या भी, अंक भी है और संख्या भी। ठीक, क्यों? क्योंकि 1 अंक की है, तो इनका उपयोग अंक के तौर पर भी कर सकते हैं, और संख्या तो ये है ही। ठीक है, लेकिन अगर इनको मिलाकर लिख दिया 2, 7, 5, 9, 7, 2, 5, 9, 5, 2, 7, 9, 9, 7, 2, 5। भाई यही 4 अंक लिए मैंने, यही 4 अंक इसमें, यही 4 अंक इसमें, यही 4 अंक इसमें, यही 4 अंक इसमें। संख्याएं सब अलग, संख्याएं सब अलग। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये और ये सब अंक थे। क्यों? क्योंकि 1 अंक की संख्या या अंक समान है। अच्छा, जब इनको जोड़कर एक साथ लिखा, एक संख्या लिखी, इन संकेतों से एक संख्या लिखी, तो वो पूरी संख्या है। ये तो पूरी एक संख्या है। कैसी? 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है। अब बताओ, ये भी 4 अंकों की संख्या है, ये भी 4 अंकों की संख्या, और ये भी 4 अंकों की संख्या है। तो जब ये अलग अलग लिखे थे तो या तो ये 1 अंक की संख्या थी या 1 अंक लिखा था, लेकिन जब हमने इनसे मिलाकर एक बड़ी संख्या लिखी तो वो संख्या ही है। अब ये कोई इकट्ठा अंक नहीं लिखा है, ये नहीं भाई, ये 4 अंकों की एक संख्या लिखी है। अब बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम है? बोलो। बिल्कुल नंदिनी जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या हम लोग आगे बढ़े? देखो, अब देखो, अलग अलग अंकों को, जो हम लोगों के पास अंक हैं, वो अलग अलग पद्धति से कैसे लिखे जा सकते हैं, वो अलग अलग तरीके से कैसे लिखे जा सकते हैं। जो देवनागरी लिपि है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 1, ऐसे लिखते हैं 2, ऐसे लिखते हैं 3, ऐसे लिखते हैं 4। और ये मैंने बताया है कि लिपि क्या होता है।
किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो संकेतों का इस्तेमाल होता है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए, तो जब आप देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी की लिपि है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी की गिनती, ऐसा बोलते हैं ना, सुना है ना, हिंदी की गिनती। तो जब हिंदी में लिखा, भाई भाषा वही थी, भाषा तो गणित है भाई, गणित विषय है, और ये गिनती भी गणित से ही है, लेकिन किस भाषा में लिखी? आपने अपनी भाषा में लिखी, हिंदी में। तो जब लिपि बदली, कौन सी? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में लिखा आपने, हम लोग क्या बोलते हैं कि हिंदी की गिनती है, ये गिनती एक ही है, बस वो भाषा हिंदी है। तो जब हिंदी में लिखा तो एक को ऐसे लिखा, दो को ऐसे लिखा, तीन को ऐसे लिखा, चार को ऐसे लिखा, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसे लिखा। अच्छा, रोमन में, रोमन किसकी लिपि? इंग्लिश की लिपि है। अच्छा, इंग्लिश में कैसे लिखा? एक को आई से लिखा, दो को 2 बार आई से लिखा, तीन को 3 बार आई से लिखा, ठीक है, 4 को आई और वी से लिखा, 5 को वी से लिखा, 6 को वी और आई से लिखा, अच्छा, 7 को वी और 2 आई से लिखा, 8 को वी और 3 आई से लिखा, 9 को आई और एक्स से लिखा, और 10 को एक्स से लिखा। रोमन गिनती अलग से पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा बता देता। सर अगर 2 5 8 6 4 2 ऐसे लिखा है तो क्या भी संख्या है? बिल्कुल, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है जो आपने कमेंट में लिखा है, ये इतनी बड़ी सी एक संख्या है, ये पूरी संख्या है, ठीक है। अब देखो, रोमन लिपि किसकी है? इंग्लिश की लिपि है। इंग्लिश में क्या किया उन्होंने? कहा कि जो आई है उसको 1 लिखेंगे, जो 2 आई है उसको 2 लिखेंगे, लगातार 3 आई लिखा तो 3 लिखेंगे, वी को 5 लिखेंगे, और किसी भी बड़े संख्या के पहले कुछ लिख देंगे तो उसको घटा देंगे। ये सारे नियम बनाए, ये नियम हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रोमन पढ़ेंगे, ठीक है। कल की क्लास में या परसों की क्लास में रोमन पढ़ने वाले हैं तो उसमें पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि लिपियां थी, ये वो लिपियां हैं, वो पद्धतियां हैं जिसमें आपने संख्याओं को लिखा, ठीक है। नंदिनी जी आंसर दे दिया है मैंने, चिंता मत कीजिए, ठीक है। देखो, हिंदू अरेबिक पद्धति, हिंदू अरेबिक सिस्टम कौन सा सिस्टम है जो हम लोग यूज करते हैं? हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। ये कौन सा पद्धति है? हिंदू अरेबिक पद्धति है, ये हिंदू अरेबिक पद्धति। एक छोटा सा सवाल आगे बढ़ने के लिए, सुमन जी आपको आता है, बट क्योंकि हम लोग पढ़ाना है, समय है, जिम्मेदारी है, तो पढ़ाएंगे तो पूरा ही, भले ही रोमन आपको आता हो या पूरी मैथ आती हो, बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। जिसको नहीं आता है वो पढ़ लेगा, तो रोमन तो पूरा पढ़ेंगे ही हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, आपने देखा, आपने क्या देखा कि ये लिखा 10, तो हिंदी या देवनागरी लिपि में तो ऐसे लिखा, और आपने हिंदू अरेबिक सिस्टम में या हिंदू अरेबिक पद्धति में 10 ऐसे लिखा। एक बात, छोटा सा सवाल है मेरा बस, आप सबको पता है कि शून्य का आविष्कार या शून्य की खोज हुई है, ठीक है, शून्य का आविष्कार हुआ है एक्चुअली। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, उसके पहले गिनती कैसे लिखी जाती थी? सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मेरा। सर इसको अंतरराष्ट्रीय भी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को लिखते ऐसे ही हैं संख्याओं को, लेकिन वो पद्धति अलग है, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय में संख्याएं ऐसे ही हैं, लिपि यही है ऐसे ही, क्यों? क्योंकि संख्याएं सेम ऐसे ही लिखी जाती हैं, लेकिन पद्धति उनकी अलग है, वो मैं भी बताऊंगा कैसे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक बात, कि जब शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था, तब कैसे गिनती लिखी जाती थी? क्या 10 लिखा, क्या 10 को लिख सकते थे क्या ऐसे बिना शून्य के? 10 लिखा है, 10 या 100 या 1000, ये संख्याएं कैसे लिखी जाती थी जब शून्य नहीं था? तब बताओ मुझे, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं भाई। जब शून्य नहीं था तो हम लोग संख्याएं कैसे लिखते होंगे? क्या सोचा है कभी आपने ये? बोलो भाई, मैं कमेंट्स देख रहा हूं भाई।
रोमन अंक में लिखे जाते थे। बहुत बढ़िया। और जो हिंदी की गिनती थी या हम लोग कैसे लिखते थे, वो इतना ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। कैसे? जैसे जब मैंने यहां लिखा था ना, पीछे मैंने लिखा था पीछे, मान लो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जब शून्य नहीं था तो हम लोगों ने 10 को लिखा ऐसे, जब शून्य आ गया तब 100 को लिखा ऐसे और 1000 को लिखा ऐसे। तो शून्य के बाद ये सारी गिनती, ये सारी नंबर से सब आए, तो शून्य के पहले तो लिख ही नहीं सकते थे। भाई बिल्कुल लिख सकते थे। पता है कैसे? देखो, शून्य के बिना 10 लिख के दिखाऊं मैं तुमको। ये लो, ये लो, ये लो। ऐसा नहीं है कि शून्य के पहले हम संख्याएं नहीं लिख सकते थे। समस्या यह है कि जब बड़ी संख्याएं होंगी तो आपको समय बहुत लगता था। इसीलिए जब आपने देखा होगा कि जो पहले वेद वगैरह है ना, उसमें जो भी चीजें लिखी है वो श्लोक के फॉर्म में लिखी है, श्लोक लिखे हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें वो सारी संख्याएं हैं। सहस्त्र का यूज होता है, पद्म का यूज होता है, इन सारी चीजों का यूज होता है। क्यों? वो संख्याओं के ही नाम है। लेकिन जब बड़ी संख्या होती थी तो उसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था। शून्य ने क्या किया, जीरो ने क्या किया, कंसाइज कर दिया। कंसाइज मतलब सब कुछ छोटा कर दिया, पूरा समय बचा दिया आपका। जो भी आप बड़ी बड़ी संख्याएं लिखते थे ना, उनको छोटा कर दिया। ये किया है शून्य ने, इसलिए एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन माना जाता है शून्य को। ठीक है, चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं बताता हूं कि डिफरेंस क्या है। हिंदू अरबिक पद्धति में संख्याएं ऐसे ही लिखते हो, हिंदू अरबिक पद्धति में संख्याएं ऐसे ही लिखते हो, इंटरनेशनल पद्धति में भी संख्याएं ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन क्या अंतर है वो देखो, जो अंतर है वो देखो। तुम मान लो तुमने लिखा, ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट करते। देखो तुमने लिखा 1, तुमने लिखा 10, तुमने लिखा 100, तुमने लिखा 1000, तुमने लिखा। वैसे ज्यादा आसान होता कि मैं उसको 1 लिखता, उसको 10 लिखता, इसको 10 की घात 2 लिखता, इसको 10 की घात 3 लिखता, इसको 10 की घात 4 लिखता। लेकिन ऐसे में लिखूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने घात पढ़ी नहीं है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको नहीं समझ आएगा। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब देखो जरा ध्यान से, ये हम लोग हिंदू अरबिक पद्धति में लिखते हैं। भाई तुम लोग इसको 1 बोलोगे 1, इसको 10 बोलोगे, इसको 100 बोलोगे, इसको 1000 बोलोगे, इसको 10,000 बोलोगे, इसको 1,00,000 बोलोगे और इसको 10,00,000 बोलोगे। ये हम लोग जानते हैं। ठीक, ये हम लोग जानते हैं। एक चीज और जानते हैं कि जो हिंदू अरबिक पद्धति होती है उसमें पहले तो हम लोग 3 के बाद क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। पहले 3 के बाद, और फिर क्या करते हैं, 1 2 3 के बाद कॉमा लगा दिया। ठीक है, और फिर 2 के बाद। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहले क्या किया, 3 अंकों तक कॉमा नहीं लगाया, फिर 3 के बाद कॉमा लगा दिया और 2 के बाद फिर से कॉमा लगा दिया। ऐसा ही 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। तो पहली बार 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर हर 2 के बाद कॉमा लगा देते हैं। ये समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, लेकिन ये कौन सी है, हिंदू अरबिक पद्धति में लिखते हैं ऐसा। ठीक है, हिंदू अरबिक में लिखते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय में कैसे लिखते हैं वो देखो। अंतरराष्ट्रीय में कैसे लिखते हैं भाई, इसको तो लिखोगे तुम 1, जैसे इसको क्या लिखा तुमने, 1 लिखा, इसको 10 लिखा, इसको 100 लिखा, इसको 1000 लिखा, इसको 10,000 लिखा। यहां तक सेम है, यहां से बदल जाएगा, यहां से बदल जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, जब भी हम लोग हिंदू अरेबिक में लिख रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई 10 तक जाते थे और संख्या पलट देते थे। 10,000 तक गए और फिर पलट दिया, 1,00,000 कर दिया। 10,00,000 तक गए, पलट के यहां 1 करोड़ कर देंगे। यहां अगर लिखेंगे तो 1 करोड़ लिखेंगे, ऐसे 10 के बाद पलट देते थे। लेकिन इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या हुआ,
10,000 किया, इसको भाई 100,000 लिखते हैं, 100,000। मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी समस्या हो सकती है किसी को, वरना सही तरीका है कि आप इंग्लिश में लिख के समझो, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं 100,000। अच्छा, जब उन लोगों ने देखा ये 10 लाख, इसको लिख दिया मिलियन। मिलियन, मिलियन के बाद पता है वो कहां जाएंगे? 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद कहां जाएंगे? 100 मिलियन। 100 पे बदलेंगे नहीं, क्या मेरी बात समझ रहे हो? और इसके बाद लिखेंगे बिलियन। ये है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दो चीजें समझेंगे, छोटी छोटी सी दो चीजें। क्या कि यहां तो हम लोग क्या करते हैं, मैं अलग से एक साथ नीचे लिख के दिखाता हूं पूरे से एक पेज में, तब समझ आएगा, ठीक है। सर ये कौन सी पद्धति है? डिसाइड करेगा जब आप कॉमा लगाएंगे तब। कौन डिसाइड करेगा? जब आप कॉमा लगाएंगे तब। अभी मैं एक पेज में ऊपर से लेकर नीचे तक लिख के दिखाऊंगा तब और क्लियर होगा। जब मैं ऊपर से लेकर नीचे तक लिख के दिखाऊंगा तब और क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा। रुक जाओ, मैं एक नई स्लाइड लेता हूं और फिर दिखाता हूं। जो नंदिनी जी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, जब आप उसमें कॉमा लगाएंगी वो डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा। सर ये 110 100 ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहले जो अभी मैंने बताया है उसमें बताओ क्या कोई डाउट है? फिर हम लोग एक बार पूरा अंतरराष्ट्रीय और हिंदू अरबिक सिस्टम लिखेंगे एक पेज में और सब क्लियर हो जाएगा। पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम। पद्धति मतलब सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। देखो एक चीज देखो, अब यहां से चीजें क्लियर होने लगेगी। कैसे? मैं बताता हूं। भाई आपने लिखा या अलग अलग ही लिख लेते हैं, बहुत स्लाइड्स हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंटरनेशनल सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय पद्धति, या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखो तुमने लिखा भाई 1, तुमने लिखा भाई 10, तुमने लिखा 100, तुमने लिखा 1000, तुमने लिखा 10,000, 100,000, अच्छा हम लोग क्या कर रहे थे हिंदू पद्धति में कि सबसे पहले तो 3 अंकों के बाद कॉमा लगा रहे थे, इसके बाद हर 2 के बाद कॉमा लगा रहे थे। 1000 3 अंकों के बाद कॉमा लगा, 1 2 3 के बाद ही कॉमा लगा रहेगा, 1 2 3 1 2 3 के बाद ही कॉमा लगा रहेगा। देखो पहले तो इस पर ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हर 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है, हर 3 अंकों के बाद। 1 2 3 1 2 3 ये। क्या मेरी बात समझ आई? अब लिखेंगे कैसे वो देखो, इसको लिखोगे 1, इसको लिखोगे 10, इसको लिखोगे 100, इसको लिखोगे 1000, इसको लिखोगे 10,000, भाई इसको लिखोगे 100,000 या 100,000। क्या मैं इंग्लिश में 100,000 लिख दूं या आप लोग लिख लेना, मैं ऐसे ही लिख देता हूं। 10 to the power 6, याद रखना 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य, 10 to the power 6 मिलियन, 10 की घात 6, मतलब 6 शून्य हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये पता है क्या होगा? 10 मिलियन। ऐसे ही इसके बाद क्या आएगा? 100 मिलियन। और ऐसे ही जब लिख दोगे 10 की घात 9 तो इसको बोलोगे बिलियन। क्या बोलोगे? बिलियन। ये ध्यान रखना। क्या
तुम लोगों को एक बेसिक डिफरेंस समझ आ रहा है? अभी हम लोग एक हिंदू पद्धति लिखेंगे और उसमें जब कॉमा प्लेस करोगे तो समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस है। देखो, मान लो ये बिलियन लिखना होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये लिखा है 1 बिलियन। लेकिन इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखते तो क्या लिखते। देखो, ये देखो, एक ही एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से देखना, हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या किया? 1 2 3। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहले तो 3 के बाद कॉमा लगाया और फिर हर 2 के बाद देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। क्या अब कुछ डिफरेंस समझ आया? क्या अब कोई सर सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी ना? हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैथ्स की पीडीएफ में ना दूं, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि पीडीएफ से पढ़ा जाए। जो मैं यहां लिख रहा हूं वो आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना। जितने क्वेश्चंस होंगे, अभी तो सिर्फ थ्योरी चल रही है, क्वेश्चंस आए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो अच्छा, इससे क्या समझ आ रहा है? इससे क्या समझ आ रहा है? पहले तो 3 के बाद कॉमा लगाया और फिर क्या किया? फिर हर 2 के बाद लगाते गए। ठीक है, और संख्या लिखी कैसे हैं? संख्या लिखी कैसे हैं? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। क्या ये समझ आ रहा है? क्या ये समझ आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। क्या ये बात समझ आ रही है? ये कौन सा सिस्टम है? हिंदू अरेबिक सिस्टम है, हिंदू अरेबिक पद्धति है। ठीक है, और वो कौन सा सिस्टम था, या ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा सिस्टम है? ये इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अच्छा, ठीक है, देखो ये लिखी है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कैसे? जब लिखा 1 तो उसको लिखा 1, लिखा 10 तो लिखा 10, लिखा 100 तो लिखा 100, और लिखा ये तो लिखा 1000। मैंने क्या बोला? 10 टू द पावर 6। जब 10 की घात 6 या 6 शून्य आ जाते हैं तो उसको मिलियन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान रखना, 10 की घात 6। अच्छा, बिलियन किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 10 की घात 9 हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। मैथ्स का भी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। देखो, ये है रोमन संख्या। रोमन से अभी मैंने कितनी चीजें बताई वो ध्यान रखना। अभी मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वो ध्यान रखेंगे सब लोग। देखो, रोमन संख्या पढ़ेंगे हम लोग कल। क्यों? क्योंकि पहले ये चीजें क्लियर करना प्रॉपर। जब नेक्स्ट क्लास होगी मैथ की, उसमें पूरा रोमन खत्म करेंगे प्रॉपरली। जिसको आता है बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं आता है वो सीख जाएगा। एक ही क्लास पर्याप्त रहेगी, काफी रहेगी। ठीक है, अभी देखो आज क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा संख्या, उसके बाद देखा अंक, उसके बाद देखा इन दोनों में अंतर, उसके बाद देखा अलग अलग लिपि में और पद्धति में कैसे लिखते हैं। देवनागरी में कैसे लिखा, हिंदू अरेबिक में कैसे लिखा, और अंतरराष्ट्रीय में कैसे लिखा।
ठीक है, आज हम लोगों ने इतनी चीजें देखी, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। जो भी पूरी मैथ्स है बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। बस एक काम करना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे और प्रॉपर रिवीजन करके आओगे अगली क्लास में। जो भी डाउट होगा वो मुझसे पूछोगे, पहले मैं क्लियर करूंगा और इसके बाद आगे बढ़ूंगा। अब कभी भी किसी को भी संख्या में, अंक में, कौन सी संख्या है, कौन सा अंक अंतर है, ठीक है, उनमें अंतर क्या है, संख्या कौन सी है, अंक कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं और हिंदू अरबिक में कैसे लिखते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रिंट मत कराइएगा, देखिए प्रिंट मत कराइए। क्यों? क्योंकि अपने हाथों से नोट्स बना लीजिए। प्रिंटेड नोट्स से वो पढ़ता है भाई जिसके पास समय ना हो, और अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बेस्ट होते हैं। तो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स पढ़ो आराम से, ठीक है। बाकी अल्टरनेट क्लास चलेगी, कल चलेगी हिंदी की क्लास प्रॉपर स्टार्टिंग से। जो लोग पढ़ चुके हैं वो आराम से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं 5 बजे। देखिए किसी ने पूछा है संख्याओं कितनी लिपि में लिखा गया है। जितनी लिपियां होंगी उन सबकी अपनी अपनी पद्धतियां होंगी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है देवनागरी, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं हिंदू, अरबिक और इंटरनेशनल। यही 3 इंपॉर्टेंट है बस। ओके दीपमाला जी, एक्चुअली पर डे क्लासेस ज़्यादा चलेंगी, ठीक है। पर डे क्लासेस ज़्यादा चलेंगी, 2 तो नहीं, और हो सकता है 3 क्लासेस चलें, लेकिन 1 या 2 दिन में चलने लगेंगी प्रॉपर, ठीक है। अभी फिलहाल 2 चलेंगी। रितु जी, हाथ से कैसे नोट्स नहीं बनेंगे? कितना थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें, आराम से हाथ से लिखे जा सकते हैं नोट्स, कोई समस्या नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर देखेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं 5 बजे।